हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम, इसका हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे। आज हम देखेंगे स्टार्टिंग में कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये काम कैसे करता है। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो सोडा नाम है इसका इसलिए रखा गया है, सोडा और एसिड मतलब इसमें एक तो सोडियम का कंपाउंड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला इसका है NaHCO3, और एसिड में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ठीक है ना। तो ये दोनों के मिश्रण से रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिश्रण बनता है और तेजी से ये फव्वारे के रूप में, एक फोम के रूप में स्प्रे होता है जलती हुई चीजों के ऊपर। तो कैसे आग बुझाने का काम करता है, आग पे नियंत्रण करने का काम करता है, तो देखते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसके हिस्से कौन कौन से हैं बच्चों। ठीक है, टॉप पे इसकी एक छोटा सा ओपनिंग होती है, नॉब लगा होता है और नॉब के अंदर बच्चों एक छोटी सी कांच की बोतल सील होती है, समझ में आ गया। और इस बोतल के अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। और इसके ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा खाली रखा जाता है, ये जो ये येलोइश कलर का पोर्शन है थोड़ा सा खाली रखा गया है, ठीक है। और एक कांच की बोतल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, ठीक है। और नीचे जो है बच्चों, ये सॉल्यूशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3। अब किसी भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के संपर्क में जैसी एसिड आता है तो तेजी से रिएक्शन होता है और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनेगा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो तेजी से ऊपर निकलेगी और ये बाहर देखो नोजल दिख रहा है, इस नोजल से तेजी से क्या है, बाहर स्प्रे के रूप में बाहर आ जाएगी। तो पानी के छींटे जो होते हैं वो यदि जलती हुई चीज पे गिरेंगे तो उसका जो तापमान है वो तुरंत गिर जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एयर से भारी होती है, तो जलती हुई चीज को चारों ओर से यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस घेर लेती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और क्या है, आग तुरंत बुझ जाती है। तो बात करते हैं क्या है ये कंस्ट्रक्शन में क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल मेटेलिक वेसल। तो बच्चों, मेटल का वेसल होता है, नॉर्मली रेड कलर का होता है। आग बुझाने का ये जो यंत्र है सिलेंडर का बना हुआ है, सिलेंडर है और मेटेलिक है, ठीक है। तो सिलेंडर रूप में है, रेड कलर का, और मेटल का होता है ये। कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, अंदर क्या है इसके? सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन NaHCO3। स्मॉल बॉटल कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज फिटेड एट द टॉप। ये देखिए टॉप पे जो है बॉटल येलो कलर की दिख रही है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है इसके अंदर। एंड देयर इज ए हैंडल, साथ में ऊपर देखो ये हैंडल है उठाने के लिए, एंड नोजल एट द टॉप, और टॉप पे एक छोटा सा नॉब है, नोजल है। अब क्या होगा, इस नोजल को हैमर से, हथौड़े से चोट मारनी पड़ती है। चोट मारते ही शॉक से क्या होता है, बॉटल टूट जाती है, टूट के बॉटल नीचे गिर जाएगी, एसिड बाहर आ जाएगा, तेजी से एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ में और CO2 और वाटर का मिश्रण बनेगा। ये मिश्रण क्या है, इस नोजल के रूप से, नोजल के टिप से क्या होता है, स्प्रे के रूप में बाहर आ जाता है और जलती हुई चीज के ऊपर स्प्रे करने से आग बुझ जाती है, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। व्हेन द नोजल इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, या तो हैमर से हिट कर लो या किसी दीवार पे पटक दो, ठीक है। तो नोजल को जब हम जोर से प्रेस करते हैं हार्ड सरफेस पे, द बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक, सल्फ्यूरिक एसिड की जो बॉटल है वो टूट के नीचे गिर जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, प्रोड्यूसिंग क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 बनेगा और वाटर बनेगा। CO2 एंड वाटर आर स्प्रेड आउट ऑफ द नोजल ऑन द बर्निंग सब्सटेंस, और जलती हुई जो वस्तु है उसके ऊपर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का स्प्रे कर देते हैं। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इट कट्स ऑफ द एयर सप्लाई, ये तो एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। कैसे? एज इट इज हेवियर देन एयर। तो जलती हुई वस्तु के ऊपर अगर हम CO2 स्प्रे कर देंगे तो चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड उसको घेर लेती है और नीचे बैठ जाती है और वहां पे फिर एयर का संपर्क नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। वाटर स्प्रिंकल्ड ऑन द फायर रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग आर्टिकल बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और जो हम पानी स्प्रे करते हैं जलती हुई चीज के ऊपर, वो पानी के छींटे जो होते हैं वो जलती हुई वस्तु का तापमान गिरा देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर के भी जब नीचे आ जाता है तापमान तो इससे आग बुझ जाती है। तो दोनों कंडीशन हमने हटा ली बच्चों, एयर सप्लाई भी कट ऑफ कर दी और तापमान भी गिरा दिया इग्निशन टेम्परेचर से नीचे। तो ये दोनों कंडीशंस हटा करके हम आग बुझाते हैं। तो ये हमारा क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है फायर एक्सटिंग्विशर का। क्लियर? चलिए बच्चों, अभी कंबशन और फ्यूल्स हम पढ़ रहे हैं, कंबशन के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लेम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि एक अच्छा ईंधन जो होता है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
एन आइडियल फ्यूल, एक अच्छा ईंधन जो होता है उसके अंदर क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या गुण होने चाहिए। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल, एक अच्छे ईंधन में ये गुण होने चाहिए। सबसे पहला, इट शुड बी इजीली अवेलेबल एंड चीप, ये बच्चों प्रचुर मात्रा में सबको आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए, और क्या है, सस्ता भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं हो कि लोग इसको खरीद ही ना पाए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर। बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा ईंधन जलाएं तो बहुत सारी हीट एनर्जी निकलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर यदि लो होगा तो क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर यदि लो होगा तो क्या होगा, ईंधन जो है वो आसानी से जल उठेगा, तो उसको जलाने में हमको जोर नहीं आएगा, ठीक है, इट विल बर्न इजीली, ठीक है। उसके बाद क्या, इट शुड लीव नो रेसिड्यू ऑन और ऐश ऑन बर्निंग, जलाने पर इसमें कोई शेष नीचे राख नहीं बच जानी चाहिए, कोई रेसिड्यू मतलब शेष नहीं बच जाना चाहिए। तो जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं तो खूब सारी राख बच जाती है, कागज जलाते हैं तो ब्लैक कलर का राख बच जाती है। तो ईंधन ऐसा हो कि पीछे कुछ ना बचे, कुछ ऐश राख वगैरह ना बचे, रेसिड्यू मतलब शेष जो बच जाता है जलाने के उपरांत, वो नहीं बचना चाहिए, तो ईंधन अच्छा माना जाएगा। उसके बाद इट शुड बी इजी टू स्टोर, हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, इसका स्टोरेज बहुत आसान होना चाहिए, हैंडलिंग मतलब इधर से उधर रख रखाव, ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब इजी होना चाहिए। उसके बाद इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, और जलाने पर इससे कोई पॉइजनस, इससे कोई जहरीली गैस वगैरह ना निकले जो कि सांस में लेने पर हमको प्रॉब्लम हो जाए। इट शुड नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, और फाइनली इससे कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए, हमारी एयर बर्बाद नहीं होनी चाहिए, स्मोक वगैरह नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। स्मोक नहीं निकलेगा तो बर्तन भी काले नहीं करेगा। तो इस प्रकार का ईंधन जो होता है बच्चों वो बेहतर माना जाता है, ठीक है। तो ये थे बच्चों एक अच्छे ईंधन के गुण, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, जब भी हम किसी कैंडल को जलाते हैं, आपने घर में जलाया होगा, तो उस कैंडल की जो लॉ फ्लेम होती है उसके कौन कौन से रीजन्स होते हैं, बेसिक 3 रीजन होते हैं बच्चों, तो वही डिस्कस करेंगे हम डायग्राम के साथ में, ठीक है। ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ वेरियस जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कैंडल की फ्लेम के 3 जोन होते हैं, मैं पहले ही बताया था। पहला जोन डार्क जोन होता है, फिर हमारा लूमिनस जोन होता है, और फिर हमारा होता है नॉन लूमिनस जोन, ठीक है कि नहीं क्या, और इन तीनों को एक्सप्लेन करना है कैरेक्टर्स के साथ में, ठीक है। तो ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ वेरियस जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम के अलग अलग जो हिस्से हैं, जोन्स हैं, उनको और डायग्राम की मदद से डिस्क्राइब भी करना है, ठीक। चलिए, तो डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम आर एज फॉलोज, जो मोमबत्ती की जो लॉ होती है उसके 3 मेन जोन्स होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये नीचे जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, और ये हमारा डायग्राम है, ठीक है कि नहीं क्या। तो आप लोग ये राइट साइड वाला बना सकते हैं, चाहे तो ये भी बना सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले नीचे जो रेड कलर का चीज दिख रही है वैक्स है, और ये जो कॉटन का बत्ती निकल रही है, बत्ती को हम विक बोलते हैं, WICK विक। जैसे विक में हम आग लगाते हैं बच्चों, तो जो हीट है, हीट के कारण थोड़ा सा वैक्स पिघल जाता है, और ज्यादा हीट मिलेगी तो थोड़ा सा वैक्स इवेपोरेट भी हो जाता है, और इवेपोरेटिंग जो वेपर्स होते हैं वैक्स के, वो आग पकड़ लेते हैं, और वो जो वेपर्स का बर्निंग जो रीजन है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। तो द जोन ऑफ बर्निंग वेपर्स इज कॉल्ड फ्लेम, ठीक है कि नहीं। अब इस फ्लेम में बच्चों ये जो हमारी बत्ती है ना, इस बत्ती के बिल्कुल चारों तरफ थोड़ा सा रीजन होता है जो आपको देखो डार्क डार्क ग्रेइश ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये रीजन कहलाता है डार्क जोन। क्या कहलाता है ये, डार्क जोन। ये अग्नि का, फ्लेम का सबसे कोल्डेस्ट रीजन होता है, और यहाँ पे बहुत सारा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और उसी कार्बन के कारण क्या होता है, अध जले बिना जले कार्बन पार्टिकल्स के कारण ये थोड़ा सा डार्क कलर का दिखता है। और यहाँ सबसे तापमान कम है, एयर मिल नहीं पाती है क्योंकि चारों तरफ से और भी आग ही है, तो यहाँ एयर मिल नहीं पाती है, तो कार्बन पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, तो कार्बन ऐसा कैसा बच जाता है, तो यही कारण है कि डार्क दिखता है। समझ में आ गया। तो पहला जोन हमारा है डार्क जोन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अंदर हमने यहाँ ब्लैक कलर का दिखाया है, और ये जो बत्ती के चारों तरफ का पोर्शन है ये है डार्क जोन, ठीक है। तो डार्क जोन ब्लैक कलर का है, इट इज लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म होता है। ये नीचे वैक्स है, और ये विक मतलब बत्ती हो गई, ठीक है। तो बत्ती के जस्ट पास होता है ये डार्क कलर का जोन, तो ये सबसे अंदर का जोन है। इट इज द इनर मोस्ट कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम, ये लॉ का जो फ्लेम है उसका सबसे अंदरूनी हिस्सा है, विक के चारों ओर होता है, सबसे ठंडा है, तापमान इसका सबसे कम होता है, ठीक है। और सराउंडिंग द विक, विक के चारों ओर मतलब बत्ती के चारों ओर है, तो ये देखो ये हल्का हल्का डार्क कलर का दिख रहा है ना, ये वाला। इट इज मेड अप ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स एज दे डू नॉट गेट इनफ एयर फॉर बर्निंग। अब चारों तरफ से और भी तो लॉ है,
तो कहीं से एयर नहीं मिल पा रही है तो कार्बन यहाँ ढंग से जल नहीं पाता। कार्बन कहाँ से आया? वैक्स में से आया। तो वैक्स जब डिकम्पोज हो जाएगा तो कार्बन के कण निकलेंगे, उनको एयर नहीं मिल पा रही है तो कार्बन जल करके CO2 बनाना चाहिए तो CO2 नहीं बना पाता, और कार्बन के कण ऐसे कैसे दिखते हैं तो वो काला काला हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये है हमारा पहला जोन, डार्क जोन, एंड इट कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो कि इसको डार्क कलर देते हैं और जलने के लिए एयर उचित मात्रा में नहीं मिल पाती, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का जोन है बच्चों, ये येलोइश कलर का जो पार्ट है, बीच वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं लूमिनस जोन। क्या बोलते हैं इसको? लूमिनस जोन। लाइट ये देता है, जो रोशनी होती है वो ये देता है। इसका तापमान जो हमारा सबसे इनरमोस्ट जोन है, डार्क जोन, उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये है मीडियम हॉट, मॉडरेटली हॉट। और सबसे बाहर जो होता है ब्लूइश कलर का जोन है, ये थोड़ा पतला होता है, ये इतनी कम रोशनी देता है कि ये कई बार दिखता भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट सही लगता है या फिर हल्का लाइट ब्लू कलर का लगेगा। इसका तापमान सबसे ज्यादा होता है। इसका सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके बाहर तो एयर है, तो एयर से इस वेपर्स को बहुत इजीली ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये पूरी प्रकार से कंप्लीट कंबशन होता है, तो इस कारण से इसकी ब्लू फ्लेम आती है। इट इज द हॉटेस्ट जोन। तो समझ में आ गया, सबसे अंदर का डार्क जोन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स के कारण डार्क दिखता है, सबसे कम गर्म है। बीच वाला रीजन जो होता है लूमिनस जोन है, येलोइश कलर का है, इसमें भी कुछ कार्बन के पार्टिकल्स क्या है, इसमें क्या एवरेज मात्रा में एयर मिलती है, ठीक है कि नहीं। क्या तो कुछ कार्बन के पार्टिकल्स जो होते हैं अनबर्न्ट जो हैं, जो कि अंदर वाले जोन से बाहर की ओर आएंगे, उनको थोड़ी बहुत एयर और ज्यादा मिल जाती है तो वो जल जाते हैं। तो यहाँ पे सम ऑफ द अनबर्न्ट या पार्शियली बर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स दे बर्न टू प्रोड्यूस CO2। तो यहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन होता है, जलते हैं, ठीक है। और जो सबसे बाहर का जो जोन है वो लाइट ब्लूइश कलर का, इसको नॉन लूमिनस बोलते हैं। ये कोई लाइट नहीं देता बच्चों, बट इसमें हीट जबरदस्त होती है। यहाँ कंप्लीट कंबशन होता है, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 3 जोन्स। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका, ये अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, कैंडल के फ्लेम के तीनों जोन्स, ठीक है। तो देखो लूमिनस जोन, चमकदार वाला, इट इज द ब्राइटेस्ट येलो कलर्ड जोन बिटवीन द डार्क जोन एंड द आउटर मोस्ट नॉन लूमिनस जोन। तो ये ब्राइट येलो कलर का है जोन, किस में आता है ये, किसके बीच में? इट इज बिटवीन डार्क जोन, एक तो सबसे अंदर का जो डार्क जोन है वो, और जो सबसे बाहर का नॉन लूमिनस जोन है ब्लूइश कलर का, उसके बीच में आता है। हेयर टेम्परेचर इज हायर देन द डार्क जोन, डार्क जोन से तापमान थोड़ा सा अधिक है, मॉडरेटली ज्यादा है। और यहाँ पे क्या होता है, वैक्स डिकम्पोजेस टू कार्बन पार्टिकल्स सम ऑफ विच आर ऑक्सीडाइज्ड और बर्न। तो यहाँ पे वैक्स जो होता है हीट के कारण डिकम्पोज होता है, कार्बन निकलेगा, और कुछ कार्बन के कण जो होते हैं वो जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं, उसी से हीट एनर्जी निकलती है, चमक निकलती है। समझ में आ गया। तो ये था हमारा लूमिनस जोन, चमकदार जोन, येलोइश कलर का जोन, सबसे ज्यादा लाइट ये देता है। सबसे बाहर का जो जोन है बच्चों, आउटर मोस्ट, वो है नॉन लूमिनस जोन, ब्लू कलर की लाइट देता है, जो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, हार्डली विजिबल है ये। तो ब्लू कलर्ड हॉटेस्ट जोन जस्ट आउटसाइड द लूमिनस जोन, जो हमारा बीच वाला येलो कलर का लूमिनस जोन है उसके जस्ट बाहर है। एंड हेयर वैक्स वेपर्स बर्न कंप्लीटली, जो वैक्स के जो वेपर्स है वो क्या है, पूरी तरीके से फुल एयर सप्लाई में जलते हैं, दे गेट इनफ एयर फॉर बर्निंग कंप्लीटली। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही बनते हैं, और इस कारण से ये ऑलमोस्ट इनविजिबल है। समझ में आ गया। तो जो येलोइश कलर का हिस्सा है बीच वाला, वो येलोइश क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ कार्बन के कण जल रहे हैं, कुछ बच रहे हैं। समझ में आ गया। सबसे अंदर वाले में कार्बन ढंग से जल नहीं पाता, बहुत ही कम जल पाता है, येलोइश वाले में थोड़ा और ज्यादा जल पाता है, और ब्लूइश वाले में पूरी प्रकार से कार्बन जो है जल के CO2 और वाटर वेपर बना रहा है। समझ में आ गया। तो ये थे बच्चों हमारे कैंडल फ्लेम के 3 जोन, सबसे हॉटेस्ट सबसे बाहर का है, फिर येलोइश वाला थोड़ा कम हॉट है, और सबसे इनर मोस्ट डार्क जोन जो है वो और भी कम गर्म है। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है, आप अपने आप भी कर पाओगे। क्या है ये, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल का उदाहरण देना है, लिक्विड का देना है, और गैसियस फ्यूल का देना है। चलिए सॉलिड फ्यूल्स में एग्जांपल हमारे आते हैं वुड, लकड़ी, कोल, कोयला, चारकोल, लकड़ी वाला जो चारकोल होता है वो, उसके अलावा कोक जो कि हमको कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है, हार्ड पोरस स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का, डंग केक्स, उपले जो होते हैं, छाने जो होते हैं वो, डंग केक्स। तो ये सब हमारे सॉलिड फ्यूल्स हो गए, ठीक है। सबको जलाने से खूब धुआं निकलता है, सिवाय बस कोक के, कोक और चारकोल थोड़ा कम धुआं देते हैं। लिक्विड फ्यूल्स की कैटेगरी में हमारे आते हैं बच्चों केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल। अल्कोहल भी बहुत अच्छा ईंधन है, इसको हम स्पिरिट लैंप में, बंसन बर्नर में यूज करते हैं अल्कोहल को, ठीक है कि नहीं, लेबोरेटरीज में। तो ये लिक्विड फ्यूल्स हो गए। एंड फाइनली गैसियस ईंधन जो होते हैं वो हमारे यहाँ बायोगैस, जो कि गोबर को सड़ाने से बनती है, गोबर के डिकम्पोजिशन से बनती है। उसके अलावा LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके बाद CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि मोस्टली मिथेन ही होती है, और हाइड्रोजन
जो कि हम रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक फ्यूल अच्छा नहीं है ये, क्योंकि नॉइजी फ्यूल है, आवाज के साथ जलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 अलग अलग कैटेगरीज के फ्यूल। सॉलिड फ्यूल्स को जलाते हैं तो नॉर्मली राख बचती है, खूब सारी धुआं निकलता है। लिक्विड फ्यूल्स को जलाते हैं तो अवशेष ना के बराबर बचता है, गैसेस फ्यूल्स में भी कुछ नहीं बचता है, लेकिन इनसे भी धुआं निकलता है। और ये जो हमारे गैसेस फ्यूल्स हैं, ये मिनिमम या ना के बराबर पोल्यूशन कॉज करते हैं, बस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही निकलते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन फ्यूल ये होते हैं, रख रखाव के मामले में, स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, सब में ये अच्छे हैं, और पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेहतरीन फ्यूल है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों? एक प्रॉब्लम है, आपको कुछ जानकारी दी है, जानकारी पढ़ के आपको किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। और मैं बता चुका हूं कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। 1 kg ईंधन को जलाने पर कितनी जो एनर्जी निकलती है किलो जूल में, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। अब मान लीजिए, एग्जांपल समझना, अगर सपोज एक ईंधन है 100 एनर्जी देता है और 5 किलो जलाते हैं तो 100 एनर्जी मिलती है, तो अगर 5 किलो से एनर्जी 100 मिल रही है तो 1 किलो से कितनी मिलेगी भाई? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 तो ऊपर लिखेंगे और 5 कहां लिखेंगे? हम नीचे लिखेंगे। तो 100 ऊपर मतलब एनर्जी और 5 नीचे मतलब उसका मास। तो किसी भी ईंधन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं? हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल ऊपर आएगा एंड मास ऑफ फ्यूल केजी में नीचे आएगा। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला देख लेंगे आप लोग, क्या लिखा है मैंने? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फ्यूल इट इज इक्वल टू क्या? हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है किलो जूल में, वो तो ऊपर लिखनी है, एंड मास ऑफ फ्यूल केजी में वो लिखना है नीचे। तो हमको पता लग जाएगा कि 1 kg ईंधन जलने पर कितना किलो जूल हीट एनर्जी मिलेगी। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का आपके पीछे दिया हुआ है। इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में 4.5 kg ऑफ फ्यूल वाज बर्न्ड कंप्लीटली। 4.5 किलोग्राम फ्यूल को पूरी तरीके से जला दिया गया एयर के प्रेजेंस में। द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड टू बी 180,000 किलो जूल, और जो हीट बनी ना, प्रोड्यूस हुई, उसको नापा गया, कितना आई हीट? 180,000 किलो जूल। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो अब मुझे बताओ, कैलोरीफिक वैल्यू होता है कितनी हीट बनी ऊपर और कितना मास है केजी में नीचे। तो कितनी हीट बनी? 180,000 ऊपर लिख देंगे, किलो जूल में यूनिट साथ में लिखेंगे, मास 4.5 केजी ईंधन नीचे। तो 4.5 केजी से इतनी बनी, तो 1 केजी से कितनी बनेगी हीट? तो डिवाइड करके आ जाएगा 1 केजी का। अब बच्चों अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं नीचे 4.5 का, तो ऊपर एक जीरो और लग जाएगा। तो यहाँ पे 118 के आगे देखो 4 जीरो है, तो यहाँ 5 हो गए। देखो 180 के आगे 4 और लगे, तो टोटल 5 जीरो हो गए, तो पॉइंट हटा दिया मैंने, जीरो लगा दिया। ठीक है, अब 45 का यदि टेबल बोले बच्चों, 45 वन जा 45, 45 टू जा 90, 45 थ्री जा 135 एंड 45 फोर जा होता है 180 एग्जैक्टली। तो ये जो शुरू का कॉमा के पहले 180 है, ये 45 में 4 टाइम्स कटेगा, और 4 के आगे देखो 4 जीरो और आएंगे। तो 45 फोर जा, और कितने जीरो और आएंगे? 4 जीरो और आएंगे। तो 4 हो गया और उसके आगे 4 जीरो है, तो मैंने एक कॉमा लगा दिया, तो ये हो गया 40,000। समझ आ गया? तो 4 के आगे 4 जीरो लग गए, तो 40,000 किलो जूल, यूनिट ऊपर देखो किलो जूल और नीचे पर केजी, तो किलो जूल पर केजी। ये बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू हो गई किसकी? इस ईंधन की। और 40,000 किलो जूल पर केजी जो होता है, ये नियरली क्या होता है? बायोगैस होता है। समझ में आ गया? तो ये जो गैसेस ईंधन है, ये बायोगैस हो सकता है। ठीक है, और पेट्रोल डीजल केरोसिन का 45,000 होता है। ठीक है, किलो जूल पर केजी। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बताइए। आपने कभी भी जैसे कूड़े कचरे में आग तो लगाई होगी, पत्तियां जलाई होंगी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यदि हम सूखी पत्तियां ले लेते हैं ना बच्चों, सूखी पत्तियों का ढेर, तो वो तो आसानी से जल के आग पकड़ लेता है। लेकिन यदि अगर पत्तियां गीली होती हैं, फ्रेशली काटी हुई पत्तियां हैं, तो उसमें आग नहीं लगती, लौ नहीं पकड़ता, धुआं ही निकलता है बस खाली, लेकिन आग नहीं दिखती, लपटें नहीं दिखती। तो ऐसा क्यों? इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। जो हरी पत्तियां होती हैं उसके ढेर को जलाना काफी डिफिकल्ट होता है, बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। लेकिन सूखी पत्तियां तो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। तो ऐसा क्यों? तो सीधी बात है बच्चों, जो आसानी से आग पकड़ ले उसका इग्निशन टेम्परेचर कम, और जो मुश्किल से पकड़े इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा। तो हरी पत्तियां जो होती हैं बच्चों, उसमें खूब सारा नमी, वाटर होता है, मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर के कारण क्या है? उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत समय तक उसको हमको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, जबकि ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर कम है, वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं। ठीक है ना? तो देखो, ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर और मॉइस्चर। हरी पत्तियां जो होती हैं बच्चों, उनमें खूब सारी नमी है, पानी है, मॉइस्चर है, ऑन गिविंग हीट। और जब हम हीट देते हैं ना, ओनली दिस वाटर इवेपोरेट। तो पहले तो पानी जो है ना पत्तियों के अंदर, वो पानी गर्म होता है और वो इवेपोरेट होता है, भाप बनेगी उसकी, आग नहीं पकड़ेगा। जब तक पूरा पानी खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक इग्निशन टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं उसका। ठीक है कि नहीं? क्या तो क्या होगा? ओनली
हीट देने पर पानी ही इवेपोरेट होता है और लौ नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ लीव्स इज नॉट रीच्ड, और क्योंकि सिर्फ पानी ही गर्म हो रहा है, पत्तियों तक तो तापमान, पत्तियों तक हीट पहुंच ही नहीं रही है, तापमान उसका बढ़ नहीं रहा है, तो इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं मार पाता, जो कि काफी ऊंचा होता है। तो बस पानी ही हीट लेके इवेपोरेट होता रहता है और पत्तियों को हीट मिल नहीं पाती, सो इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट रीच्ड। और क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पा रहा तो नहीं जल पाती हैं। अब ड्राई लीव्स की बात करते हैं, नमी नहीं है वहां पे, नमी नहीं है तो जैसे हम हीट देंगे वो हीट सारी पत्तियों को मिलेगी, तुरंत उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा जल्दी से और वो आग पकड़ लेती है, क्योंकि इनमें नमी नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे गीली पत्तियों में जो नमी होती है, वाटर होता है, वो इग्निशन टेम्परेचर तक उसका तापमान पहुंचने ही नहीं देता है, तो आग नहीं लगती है। समझ में आ गया? Dry leaves on the other hand catch fire easily as they do not have any moisture, तो on heating their ignition temperature is reached quickly, तो जल्दी से इनका ignition temperature पहुंच जाता है हीट देते ही, जबकि गीली पत्तियों में पहले पानी गर्म होता है, ignition temperature पहुंच ही नहीं पाता। समझ में आ गया? तो आग नहीं पकड़ती। क्लियर है? तो काफी मुश्किल होता है हरी पत्तियों को जलाना, किसके मुकाबले? सूखी पत्तियों के। क्लियर है? चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अभी मैंने कैंडल फ्लेम के जोन्स के बारे में बताया था बच्चों, ठीक है? तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अबीदा एंड रमेश, बच्चों दो बच्चे हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अबीदा एंड रमेश दे वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन ए बीकर, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें कि पानी को एक बीकर में, कांच या बर्तन, बीकर है कोई बर्तन है, उसमें गर्म करना था पानी को, ठीक है ना? अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, जो अबीदा है ना, उसने बीकर में जो पानी लिया उसको जो विक है ना, बत्ती, उसके पास का जो येलो वाला पार्ट है कैंडल फ्लेम का, उसमें रख दिया। मतलब अबीदा तो येलो वाला जो कैंडल का पार्ट है उसमें गर्म कर रही है बीकर का पानी। रमेश केप्ट द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और रमेश ने जो बीकर है उसको किसके संपर्क में रख दिया? जो सबसे बाहर का जो ब्लूइश कलर का जो नॉन लुमिनस जोन है, हॉटेस्ट, उसमें रख दिया। तो बताइए हुज वाटर विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम, जल्दी किसका पानी गर्म होगा? सीधी बात है, जिसने हाइयर टेम्परेचर वाली जगह पर रखा होगा उसका तापमान, उसका पानी जल्दी गर्म होगा। तो बच्चों अबीदा ने तो सेंट्रल येलो पार्ट में रखा है, येलो पार्ट का तापमान थोड़ा कम होता है, जबकि जो सबसे आउटर मोस्ट नॉन लुमिनस ब्लूइश कलर का जो जोन है उसका तापमान सबसे ज्यादा होता है। तो जो रमेश ने पानी रखा है बीकर में, उसका पानी जल्दी गर्म होगा, अबीदा का होगा धीरे, क्योंकि अबीदा ने जिस जोन में रखा है येलो जोन में, उसका तापमान कम होता है, रमेश ने आउटर मोस्ट जोन में रखा है, उसका तापमान हाई होता है। ठीक है ना? वाटर केप्ट बाय रमेश इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम विल बी हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम। समझ में आएगा? रमेश के द्वारा सबसे बाहरी जोन में जो रखा है ना फ्लेम के बीकर, वो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। बिकॉज क्यों? द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम, फ्लेम का सबसे गर्म जोन कौन सा होता है? सबसे बाहर का नॉन लुमिनस ब्लूइश जोन। द टेम्परेचर ऑफ द मिडिल येलो पार्ट ऑफ फ्लेम इज लोअर देन द आउटर मोस्ट ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लेम, और जो बीच का जो येलोइश कलर का पोर्शन है उसका तापमान सबसे बाहर के ब्लू कलर के फ्लेम के हिस्से से कम होता है। तो रमेश के द्वारा रखा गया पानी जल्दी गर्म होगा, अबीदा के द्वारा रखा गया पानी धीरे गर्म होगा, देर लगेगी। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। बच्चों जो हम ईंधन जलाते हैं उसके नुकसानदायक असर क्या है? तो काफी सारे नुकसानदायक असर है। सबसे पहले अधिकतर ईंधन जो होते हैं, खासकर कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब में कार्बन होता है, और कार्बन जब हम जलाते हैं ना बच्चों, तो कई बार पूरी तरीके से जल नहीं पाता इंजन में, और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। तो देखो, बर्निंग कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स, कार्बन वाले जो ईंधन होते हैं उसको जलाने से इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, तो अध जले बिना जले कार्बन के कण निकलते हैं। दीज व्हेन इनहेल्ड, और जब इनको सांस के साथ हम अंदर ले जाते हैं ना, दे मे कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीज, कई सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एलर्जी हो गया, सांस फूल जाएगी। ठीक है? उसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं कई बार। ठीक है? ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, इनसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, लंग कैंसर। उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कार्बन वाले जो ईंधन होते हैं फुल ऑक्सीजन सप्लाई में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन अगर कार्बन ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं है, कम मात्रा में एयर मिल रही है, तो कार्बन इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का, और उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि काफी पॉइजनस है। सो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स प्रोड्यूसेस सीओ, सीओ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो नीचे लिखा है। इट इज वेरी पॉइजनस, इसमें ना तो कोई स्मेल होती है, ना कलर होता है, और काफी ये जहरीली गैस है। व्हेन इनहेल्ड इट कैन सफोकेट एंड किल अ पर्सन, और अगर इसको सांस में अंदर लिया ना हमने, इट कैन सफोकेट, ये दम घोट सकती है किसी का, पर्सन मर सकता है। ठीक है?
कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, अधिकतर ईंधन सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर, तो जलाने पर उससे CO2 गैस निकलेगी, और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, पहले बता चुका हूं उसके बारे में मैं। इट्स एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, और अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई ना, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारे ग्लोब का तापमान बढ़ेगा, तो ध्रुवों पे मौजूद ग्लेशियर्स जो हैं, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो तेजी से क्या है, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, और जो निचले लो लाइंग जो तटीय इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, वो पानी में डूब सकते हैं। समझ में आ गया? तो तेजी से हमारे ग्लेशियर्स घटते जाएंगे, मीठे पानी के सोर्सेज घटते जाएंगे। उसके बाद जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल जलाते हैं ना, तो इससे कई प्रकार के सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, और ये बारिश के साथ मिलकर एसिड रेन का निर्माण करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये एसिड रेन हमारी फसलों के लिए, मिट्टी के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, एक्वेटिक लाइफ के लिए, इवन जो हमारे मार्बल के मॉन्यूमेंट्स है ताजमहल, उसके लिए खतरा होती है, ठीक है। सो कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल, इट प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, उससे अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। और ये एसिड रेन जो होती है सबके लिए नुकसानदायक है, फसलों के लिए मिट्टी के उपजाऊपन खत्म होता है, कई बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, कोरोजन तेजी से होता है, और जो एक्वेटिक जल में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको भी काफी नुकसान होता है, मछलियां मारी जाती है, ठीक है ना। चलिए, ये था हमारा क्या, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद क्या है अगला हमारा बच्चों, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन अवर सिटीज। बच्चों, आज से 10-20-25 साल पहले तक क्या होता था, बड़े बड़े शहर जो होते थे ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हो गया, ठीक है कि नहीं, क्या हैदराबाद हो गया, इन बड़े बड़े शहरों में भी बच्चों क्या होता था कि जो ऑटोमोबाइल्स होते थे उसमें पेट्रोल डीजल ही बहुत ज्यादा यूज होता था, इवन बसेस वगैरह में भी, ठीक है कि नहीं, क्या ऑटो बसेस वगैरह जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन होते थे। फिर धीरे धीरे इनमें पोल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ा कि बच्चों यहाँ की एयर बहुत ज्यादा खराब होने लगी, तो सरकार को लगा कि इमीडिएटली कोई कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इसके लिए बच्चों वहाँ पे कानून लाया गया कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ी मोटर हैं, उन सब में इंजन्स को बदला जाए और उसमें CNG बेस्ड इंजन लगाए जाएं। तो तब से क्या है, उनमें क्या है, जो गैस वाले इंजन है वो लगाए जाते हैं। हालांकि कुछ कुछ कारें अलाउ करते हैं, वो नई कारें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं चलने देते। आज भी दिल्ली में जाओगे 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं जा सकती, अपने नीम का थाना में तो 25 साल पुरानी चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, तो उनको घुसने ही नहीं देंगे बड़े शहरों में, ठीक है कि नहीं, क्या। तो वहाँ पे क्या है, जो भी गाड़ी मोटर है उसमें CNG वाले इंजन लगा दिए जाते हैं, इवन ऑटो हो गया, बस हो गया, तो उसमें क्या है, ये गैस वाले इंजन है। तो यहाँ पे ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं आजकल के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, ये कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को ईंधन के रूप में यूज करके चलते हैं। इससे बिल्कुल कोई फालतू फालतू स्मोक नहीं निकलती, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बहुत निकलेगी। समझ में आ गया? तो कोई नुकसान नहीं होता। तो देखो ये लिखा है हमने, अर्लियर, पहले क्या होता था, आज से 10-20-25 साल पहले, ऑटोमोबाइल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जो भी बड़े बड़े महानगर होते थे ना, उनमें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है, बड़े महानगर, दे यूज पेट्रोल एंड डीजल, ये पेट्रोल डीजल यूज करते थे अधिकतर ऑटोमोबाइल्स, विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर, और इनको जलाने पर खूब सारे ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, सल्फर के निकलते थे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी। और बच्चों, पेट्रोल में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड डाला जाता है लेड का, टेट्रा इथिल लेड, जिससे कि पेट्रोल जलते वक्त आवाज ना करेगी, इंजन में डक 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 नॉकिंग साउंड आती है, उस नॉकिंग साउंड को दबाने के लिए इसमें लेड का एक कंपाउंड डालते हैं, टेट्रा इथिल लेड, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। और ये लेड जब पेट्रोल में जलता है तो लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है। तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक चीजें निकलती थी पेट्रोल और डीजल से, जिससे सीरियस एयर पोल्यूशन होता था, कई प्रकार की बीमारियां होती थी। अब क्या, बाय यूज ऑफ CNG इन व्हीकल्स, अब क्या है, जब से CNG का प्रयोग होने लगा है गाड़ी मोटर में, व्हीकल्स में, पोल्यूशन इज ग्रेटली रिड्यूस, बहुत हद तक पोल्यूशन कम हो गया इन शहरों में, बड़े शहरों में। इट इज बिकॉज CNG इज मोस्टली मीथेन, क्योंकि CNG जो है बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस में बता चुका हूं 95% मीथेन ही होती है, और मीथेन बिल्कुल क्लीन फ्यूल है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता, स्मोक वाला कोई सब्सटेंस नहीं है, तो ये बिल्कुल ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, नो स्मोक इज प्रोड्यूस, सीधा सीधा CO2 और वाटर वेपर ही बनेगा। तो एक काफी बेहतर क्लीन फ्यूल है, इन्वायरमेंटली सेफ है, इससे पोल्यूशन को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिली है, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे देश में जो दूसरे छोटे शहर हैं उनमें भी धीरे धीरे क्या है, CNG वाले ऑटोमोबाइल्स आने वाले समय में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। एक और आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, LPG एक ईंधन है जो हम घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, लकड़ी भी ईंधन है जो कि आज भी गाँव में कच्चा चूल्हा में यूज किया जाता है, ट्रेडिशनल चूल्हे में यूज किया जाता है। तो इनमें हमको क्या करना है, अंतर करना है।
तुलना करनी है बच्चों, कौन सा बेहतर है, क्या है, क्या इनमें गुण है। चलिए, तो लेफ्ट साइड में एलपीजी लिखा है, राइट साइड में हमने लिखा है वुड। तो सबसे पहले एलपीजी बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम, और लास्ट में जी फॉर गैस। तो गैस का मतलब है, इवन तो इसको हमने दबा के लिक्विड में बदल दिया, बट है तो ये गैस ही है। जब बर्नर में आएगी तो गैस के रूप में आएगी, तो इसको गैस ही कहा जाएगा, इवन तो वो लिक्विड फॉर्म में हमने बदल दिया। तो बच्चों ये गैसियस ईंधन है। कैसा है ये? गैसियस फ्यूल है। जबकि लकड़ी कैसा ईंधन है? सॉलिड फ्यूल है। पहला पॉइंट। उसके बाद एलपीजी को जलाने से कोई धुआं नहीं निकलता है, नो स्मोक इज प्रोड्यूस ऑन कंबशन। जबकि वुड को जलाते हैं ना तो बहुत सारा धुआं निकलता है, अ लॉट ऑफ स्मोक इज प्रोड्यूस ऑन कंबशन। उसके बाद एलपीजी की जो कैलोरिफिक वैल्यू काफी हाई है, 55,000 किलो जूल पर केजी। 55,000 किलो जूल पर केजी जो है वो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू है। जबकि जो लकड़ी है, लकड़ी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? काफी कम है, ये 17,000 से लेकर के 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। ठीक है। उसके बाद बच्चों एलपीजी जो यूज करता है ना पर्सन, महिलाएं हमारे घर में किचन में यूज करते हैं, तो उनसे उनको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं होते, हेल्थ पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ते। हैजार्ड मतलब हानिकारक प्रभाव। सो देयर इज नो हेल्थ हैजार्ड टू यूजर, यूजर के लिए कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है एलपीजी के यूज करने पर। लेकिन लकड़ी को जब हम जलाते हैं ना कच्चे चूल्हे में, तो बच्चों धुआं निकलता है, वो धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है, आंखों में जाता है। कई बार होता है ऊपर नीचे लकड़ियां ठूस दी चूल्हे में, तो एयर कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगी, वो धुआं इनहेल करेंगे तो हमारे फेफड़े खराब होंगे, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, हीमोग्लोबिन नष्ट होगा। तो काफी सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, अस्थमा हो जाएगा, आंख में एलर्जी हो जाती, पानी आने लगेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समझ में आ गया? तो महिलाओं को दिक्कत होती है ग्रामीण इलाकों में, खासकर जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कच्चा चूल्हा जलाती हैं। ठीक है। कई प्रकार की सीरियस लंग डिजीज हो जाती है। तो देर इज नो हेल्थ हैजार्ड टू यूजर एलपीजी के केस में। लकड़ी में कॉजेज हेल्थ हैजार्ड टू यूजर। हेल्थ हैजार्ड मतलब हानिकारक प्रभाव होते हैं स्वास्थ्य पे। एलपीजी जलाने से देर इज नो एयर पोल्यूशन कॉस्ट, यहाँ पे कोई एयर का पोल्यूशन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, एयर खराब नहीं होती। जबकि लकड़ी जलाने से खूब सारा एयर पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है ना। उसके बाद एलपीजी आसानी से जल जाता है बच्चों, हम एक लाइटर से, एक चिंगारी से हम इजीली जला देते हैं, तो इग्निशन टेम्परेचर कम है, इंस्टेंटली जल जाता है। जबकि लकड़ी जलाते हैं ना चूल्हे में, तो बहुत देर तक उसको गर्म करना पड़ता है, या तो केरोसिन डालेंगे या पेपर जलाएंगे, घास फूस स्ट्रॉ जलाएंगे, तब जाके लकड़ी आग पकड़ती है। इजीली तिल्ली से लकड़ी को आग नहीं पकड़ा सकते, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्वाइट हाई है, आसानी से नहीं जलेगी, जल्दी से नहीं जलेगी। देन एलपीजी को स्टोर करना, हैंडल करना, सप्लाई करना बहुत आसान है, इजी टू स्टोर एंड सप्लाई। महीने भर की एलपीजी का स्टॉक हम एक छोटे से सिलेंडर भर के कोने में किचन में रख देते हैं। लेकिन आपको अगर उसी किचन में कहा जाए कि महीने भर की लकड़ियां रख लो, तो पूरा किचन भर जाएगा। समझ में आ गया? सो वुड को हैंडल करना, स्टोर सप्लाई करना आसान नहीं होता। आपको महीने भर की लकड़ी लानी पड़ेगी आरा मशीन से, तो देखो पूरे बड़े टेम्पो में डाल के लानी पड़ेगी। जबकि जो सिलेंडर है वो हमारे घरों में इजीली सप्लाई हो जाता है। ठीक है। एक ही जना उठा करके ला सकता है उसको। देन उसके बाद जो एलपीजी होता है उसको जलाने के लिए किचन में स्पेशलाइज्ड बर्नर वाले स्टोव्स होते हैं, डबल बर्नर वाले, 4 बर्नर वाले, सिंगल बर्नर वाले, कई प्रकार के स्पेशलाइज्ड स्टोव्स होते हैं। और जो उसका रेगुलेटर होता है वो रेगुलेट करता है एयर फ्लो, गैस फ्लो को। और जो छिद्रयुक्त जो बर्नर होता है वो एयर सप्लाई को इंश्योर करता है। पूरी फुल एयर सप्लाई में एलपीजी जलेगा तो क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है, खूब सारी हीट मिलती है। जबकि वुड होता है, लकड़ी, लकड़ी जो होती है उसको हम, कोई स्पेशलाइज चूल्हा नहीं होता है, वही हम जो कच्चा चूल्हा होता है गाँव में जो आपने देखा होगा उसी में जलाते हैं, ऊपर नीचे ठूस करके बर्तन रखते हैं, तो बर्तन काले भी होते हैं। जबकि एलपीजी में कोई बर्तन काले नहीं होते। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, वाइल कुकिंग फूड ऑन एलपीजी ब्लैकनिंग ऑफ वेसल्स डज नॉट टेक प्लेस। जबकि यहाँ पे वेसल्स जो होते हैं वो काले होते हैं नीचे से। ठीक है ना। उनके ऊपर अनबर्न्ड कार्बन, क्योंकि कार्बन जो जो एयर है, एयर कम मिलती है इन चूल्हे में, और एयर कम मिलती है तो जो कार्बन है लकड़ी के अंदर वो पूरी तरह से जलता नहीं है, कुछ कुछ अध जले बिना जले कार्बन के कण उठते हैं लपट के साथ में, और वो बर्तन के बेस पे चिपक जाते हैं। तो देखना कई बार गाँव में देखा होगा, जो हारा होता है उसमें दूध गर्म करने के लिए जो हम रखते हैं कई बार हंडिया, तो उस उसके ऊपर क्या है, चारों तरफ बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक चीज़ें, ब्लैक जो होता है कार्बन जमा हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एलपीजी और वुड में कंपैरिजन है। तो बेटर फ्यूल है सर्टेनली एलपीजी। उसके बाद बच्चों कुछ हमको रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे 2-3 देखेंगे, इनके लिए रीजंस लिखना है। सबसे पहला रीजन, पहला क्वेश्चन हमारा, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। बच्चों अगर कोई हमारे को बिजली का जो शॉर्ट सर्किट है, वायर्स वगैरह, इसमें आग लग जाए तो हम सीधा पानी यूज नहीं करते, पानी नहीं डालते उसके ऊपर। मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये पानी जो होते हैं उसमें कई प्रकार के डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जिसके कारण वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो पर्सन है वो अगर पानी छिड़क रहा है किसके ऊपर, बिजली से लगी हुई आग के ऊपर, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी से झटका लग सकता है। समझ में आ गया? वाटर कंटेन्स सम डिसॉल्व्ड मिनरल्स ड्यू टू विच इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या है, अच्छा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। और अगर हम इसको छिड़केंगे तो सो इट शुड नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो बिजली के तार हो, बिजली का इक्विपमेंट हो, उसमें आग उग लग जाए तो हमको पानी नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? एज देर इज ए डेंजर ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, तो हमको बिजली का झटका लगने का खतरा होता है। उसके बाद पार्ट बी क्या है हमारा, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अभी हमने दोनों का तुलना देखी है। एलपीजी बेहतर ईंधन है लकड़ी के मुकाबले। किन कारणों से बेहतर है? तो देखो ये निम्न कारण है जिनके कारण एलपीजी बेटर फ्यूल माना जाता है लकड़ी से। पहला, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, लकड़ी से तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। उसके बाद इट हैज लो इग्निशन टेम्परेचर, आसानी से जल जाता है, लाइटर की चिंगारी से जल जाता है इजीली, जबकि लकड़ी इजीली जलती नहीं है। इट कॉजेज नो स्मोक एंड एयर पोल्यूशन, कोई धुआं नहीं निकलता, एयर का पोल्यूशन नहीं होता एलपीजी के कारण, जबकि लकड़ी से बहुत ज्यादा होता है। सेफ फॉर यूजर, यूजर के लिए कोई हेल्थ हैजार्ड नहीं है, कोई स्वास्थ्य रिलेटेड परेशानियां नहीं होती, लकड़ी जलाने से होती हैं। एंड इजी टू स्टोर ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस, पाइपलाइंस के माध्यम से आसानी से हम स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर्स में, इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि लकड़ी को हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारा अगला तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, सपोज आपको एक हमने पेपर दे दिया, क्या दे दिया, पेपर दे दिया, उसमें हम सीधा तिल्ली लगा के आग लगाए, जल्दी से जल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी पेपर को बच्चों एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर है, पाइप है, एल्यूमिनियम का पाइप, उसके ऊपर रैप कर दिया हमने पेपर को, और फिर क्या करें, उसमें आग लगाए, तो क्या होगा, पेपर आसानी से जलेगा नहीं। हम जो भी हीट पेपर को दे देंगे ना, तो वो हीट पेपर नहीं लेगा, पेपर से ज्यादा अच्छा हीट का कंडक्टर कौन है, एल्यूमिनियम है। तो हीट पेपर को मिले इससे पहले एल्यूमिनियम छीन लेगा उससे, और एल्यूमिनियम हीट होता रहेगा, तो जो ज्यादा बेहतर कंडक्टर होता है वो छीन लेता है हीट को। तो हम जो भी हीट देंगे पेपर को जलाने के लिए, पेपर से पहले किसको मिलेगी, एल्यूमिनियम को मिलेगी। एल्यूमिनियम गर्म होता जाएगा और पेपर को क्योंकि हीट नहीं मिल पाएगी तो उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच नहीं पाएगा, तो पेपर जलाने में दिक्कत आएगी, आसानी से नहीं जलेगा। जबकि अगर हम कोरा पेपर लेते हैं, एल्यूमिनियम के संपर्क में नहीं है, तो क्या होगा, पेपर फट करके आग पकड़ लेगा। तो यही क्वेश्चन है हमारा, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली, अकेला पेपर ले ले आसानी से आग पकड़ लेता है, बट a piece of paper wrapped around an aluminium pipe does not। लेकिन अगर हम एक एल्यूमिनियम के पाइप के चारों ओर पेपर रैप करके फिर जलाने की कोशिश करें तो आसानी से वो नहीं जलता है। कारण यही है, हीट सप्लाइड टू पेपर रैप्ड ऑन एल्यूमिनियम पाइप इज ट्रांसफर्ड टू एल्यूमिनियम। जो भी हम हीट देते हैं, जो कि लिपटा हुआ पेपर है एल्यूमिनियम पाइप के ऊपर, तो एल्यूमिनियम पाइप को मिल जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। तो सिंस इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, तो पेपर को हीट मिल ही नहीं पाती, उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच ही नहीं पाता, तापमान नहीं बढ़ पाता, तो इट डज नॉट कैच फायर इजीली, तो आसानी से आग नहीं पकड़ेगा। बच्चों इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप लोग घर पे पक्का करके देखिएगा। आपने चाय तो बनते हुए खूब देखा होगा, पानी उबलते हुए देखा होगा, आपने पानी गैस पे किस चीज पे उबाला होगा, आपने पानी उबाला होगा कोई स्टील का बर्तन हो गया, पतीली वगैरह हो गया। आपको मालूम है, आप एक छोटे से पेपर के कप में चाय बना सकते हो, पानी उबाल सकते हो, कागज के कप पे। समझ में आ गया? तो आप सब लोग एक काम करेंगे, एक गोंद वगैरह लेकर के कागज का कप बना लेंगे, कोन टाइप बना लेंगे या कुछ भी बना लेंगे, पेस्ट करके बढ़िया सा कागज का एक कप बना लेंगे। पतला ले लेना कागज, कोई बहुत ज्यादा मोटा लेने की जरूरत नहीं है। और फिर उसमें पानी डाल करके आप सीधा कैंडल के ऊपर रख दो या फिर गैस के ऊपर रख दो। गैस के ऊपर तो ज्यादा हीट मिलेगी, आप पकड़ नहीं पाओगे। एक काम करना, कैंडल जला करके कैंडल के ऊपर क्या है, कागज में पानी लेके रख देना। आप पाओगे कि कागज जलेगा नहीं और पानी गर्म होने लगेगा। उसका मेन कारण क्या है बच्चों, पानी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है कागज के मुकाबले। तो जो हम हीट कागज को दे रहे हैं, वो हीट इससे पहले कि उसका तापमान बढ़ा पाए, वो पानी ले लेता है उससे, तो पानी गर्म होने लगेगा, कागज ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, कागज विल नॉट कैच फायर इजीली। समझ में आ गया? तो ये एक्टिविटी आप सब लोग करके देखेंगे कि कागज में आपका पानी उबलता है कि नहीं उबलता, और जिसका पानी उबलेगा मुझे कमेंट करके पक्का बताएगा कि हाँ हमारा पानी उबल गया कागज के बर्तन में। समझ में आ गया? तो कभी मान लो आपके पास अगर बर्तन वगैरह अवेलेबल नहीं हो, तो आप कागज का बर्तन बना करके भी चाय बना सकते हो। समझ में आ गया? चलिए, तो सेम रीजन ये है, यहाँ पे एल्यूमिनियम पाइप ने छीन ली हीट, वहां पे कागज से पानी छीन लेगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपके एक बॉक्स में दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में आए ही, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूं मैं थोड़ा सा। इसमें टिपिकल कंपाउंड्स के नाम है, ठीक है ना। हाउ डज ए मैच स्टिक वर्क? बच्चों जो माचिस की तिल्ली हो काम कैसे करती है? भाई ये भी तो एक जलाने का साधन है, इसी से चीजें जलाते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, माचिस की जो तिल्ली होती है उसमें एक स्पेशल प्रकार की लकड़ी, पाइन वुड का प्रयोग होता है, ठीक है। माचिस की तिल्ली की जो लकड़ी होती है वो पाइन वुड होता है। अब उसके टिप पे स्पेशल मसाला लगाया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें लगाई जाती है, देखो, इट्स टिप कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ क्या क्या, एक तो होता है रेड फॉस्फोरस, क्या होता है,
रेड फॉस्फोरस। ठीक है बच्चों, रेड फॉस्फोरस हम आजकल यूज करते हैं, बहुत पहले समय में जब माचिस की तिल्ली का इजाद किया गया था तो व्हाइट फॉस्फोरस यूज किया जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये हल्का सा रब करती बहुत तेजी से चिंगारी निकलती, कई बार आंखों में भी लग जाती थी उछल करके चिंगारी, तो ज्यादा खतरनाक होता था, विस्फोटक होता था ये। ठीक है, लौ ज्यादा तेज लगती थी, तो इससे थोड़ा सा कम खतरनाक होता है रेड फॉस्फोरस, तो हम रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं इसमें। रेड फॉस्फोरस के साथ में हम पोटेशियम क्लोरेट, ये एक ऐसा सब्सटेंस है बच्चों जो कि क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है रिएक्शन करके, किसके साथ, व्हाइट फॉस्फोरस के साथ में। समझ में आ गया कि नहीं क्या, तो अभी बताएंगे व्हाइट फॉस्फोरस कहां से आएगा। तो पोटेशियम क्लोरेट KClO3, और साथ में हमने लिया एंटीमनी ट्राइसल्फाइड Sb2S3, Sb2S3 एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। फॉर्मूला नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम नाम याद रख लेना। तीन चीजें क्या ली, रेड फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये तीनों का मिश्रण हम क्या है, हल्का सा गोंद वगैरह भी लगा करके चिपका देते हैं उसके ऊपर टिप पे। ओके, अब क्या, इसके बाद जो माचिस होता है, माचिस का जो साइड सरफेस होती है बच्चों, उसमें देखो थोड़ा सा खुरदरापन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, रेड फॉस्फोरस ही लेते हैं और रेड फॉस्फोरस को मिक्स करते हैं कांच का बारीक चूर्ण पाउडर। ठीक है, और कांच का चूरा और रेड फॉस्फोरस और गोंद, इन तीनों का पेस्ट बना करके हम क्या करते हैं, माचिस की जो डिबिया होती है उसके साइड में लगा देते हैं। ठीक है, अब माचिस की तिल्ली जो होती है उसको जब हम रब करते हैं खुरदरी सतह से, तो रब करने से बच्चों हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है, हीट। तो देखो इधर, ऑन रबिंग द टिप, माचिस की जो टिप है तिल्ली की, इसको रफ खुरदरी सरफेस, अब खुरदरी सरफेस हमने क्या लिया है, माचिस की जो डिबिया है उसी के बगल में मैंने बताया ना, रेड फॉस्फोरस और क्या बताया मैंने, जो पिसा हुआ कांच है, कांच का चूरा, उसका लेप लगा देते हैं हम। ठीक है, किसी गम के साथ लगा करके, तो सूख जाता है बिल्कुल। ठीक है ना, तो खुरदरी सरफेस हो गई, उस पे जैसे हमने स्ट्रक किया तो रगड़ के कारण हीट जनरेट होती है। समझ में आ गया, तो हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण, रगड़ के कारण हीट जनरेट होगी। जैसे ही हीट जनरेट होगी बच्चों, हीट के कारण ये रेड फॉस्फोरस तुरंत व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको शुरू में व्हाइट नहीं डालना होता, वहां पे शुरू में रेड फॉस्फोरस डालते हैं, ये रेड फॉस्फोरस किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस। और व्हाइट फॉस्फोरस का मैं बता चुका हूं पहले, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है रूम टेम्परेचर के आसपास ही होता है, तो तुरंत उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो ऑन रबिंग द टिप on a rough surface heat is produced due to friction, due to this heat, और heat के कारण क्या हो गया, red phosphorus gets converted into white phosphorus, red phosphorus किस में कन्वर्ट हो जाता है, white में। ये फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, इसको समझने के लिए देखेंगे, आप अपने दोनों हाथ है ना आपस में रब करेंगे, तो रबिंग के कारण देखो हाथ में हीट प्रोड्यूस होती है ना, हाथ गर्म हो जाता है ना, आपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे तो बस वही चीज यहाँ पे भी है, तो हीट प्रोड्यूस होगी फ्रिक्शन के कारण, रगड़ के कारण, तो रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो जाता है व्हाइट फॉस्फोरस में। दिस व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स इमीडिएटली विद पोटेशियम क्लोरेट, और ये व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये पोटेशियम क्लोरेट के साथ तेजी से रिएक्ट करके खूब सारी हीट प्रोड्यूस करता है। अब ये जो हीट है ना, ये इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा देती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का, इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इनका कम है, तो व्हाइट फॉस्फोरस जलेगा तो ये KClO3 के साथ रिएक्ट करेगा, KClO3 के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करेगा, ये हीट और ज्यादा तापमान बढ़ा करके एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होती है इसको जला देती है। समझाएगा, इसको इग्नाइट कर देती है, और लॉ जो होता है ये प्रोड्यूस करता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। तो दिस हीट, जो भी व्हाइट फॉस्फोरस और KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के रिएक्शन से जो हीट बनेगी, वो हीट जला देती है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को, और जो लॉ है ना, लॉ फ्लेम, वो प्रोड्यूस करता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और इससे क्या है, वो लकड़ी का जो पीस है पाइन वुड का वो जलने लगता है। समझ में आ गया, तो ये है पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से माचिस की तिल्ली जलती है। समझ में आ गया बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6, यहीं पे खत्म होता है ये। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत बड़ा नहीं था चैप्टर, सिंपल था। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप ढंग से समझ करके अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, तो अगले आप 4 से 5 दिन के अंदर आई होप आप सारा का सारा वर्क अपना चैप्टर नंबर 6 तक अपनी नोटबुक में फिनिश करें, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद हम पहले मैथमेटिक्स के अगले 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, पहले हम चैप्टर नंबर 5th कवर करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारे साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।